हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये सामाजिक सुधार के साथ साथ जो धार्मिक सुधार आंदोलन का शुभारंभ हुआ, जैसे कुछ क्षेत्रों में नवीन धर्मों का भी उदय हुआ, जैसे पंजाब के क्षेत्रों में सिख धर्म का उदय हुआ। इस तरीके से एक नवीन संप्रदाय और एक नवीन धर्म के रूप में सिख धर्म का उदय होता है और लगभग 10 गुरुओं का जो एक समागम बनता है, उसके द्वारा जो है इस धर्म का काफी विकास होता है। लेकिन उसी समय क्या था कि केंद्रीय सत्ता में स्थापित थे, वहां पर केंद्रीय सत्ता में शासन सत्ता चला रहे थे मुगल वंश वाले। मुगल वंश का मतलब कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो है केंद्रीय सत्ता के रूप में शासन चला रहे थे। अब एक नया धर्म और एक नए संप्रदाय और इधर केंद्रीय सत्ता में इस्लाम धर्म, टकराहट होना लाजमी था। यह टकराहट की वजह से ही सिख धर्म ने ऐसा महसूस किया, ऐसा अनुभव किया कि हमें जो है राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करना है। टकराहट कहाँ हुई? जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जब मुगल शासन सत्ता जहांगीर के हाथों में थी तो जहांगीर और गुरु अर्जुन देव के बीच टकराहट होती है। अर्जुन देव को जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। पुनः शासन सत्ता आती है औरंगजेब के हाथ में। औरंगजेब और पूरे सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर के बीच टकराहट होती है। गुरु तेग बहादुर से कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिए, अन्यथा हम आपको जो है मृत्युदंड दे देंगे। 5 दिन की घोर यातनाओं के बाद भी जब गुरु तेग बहादुर झुकने से मना कर देते हैं तो इन्हें जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। उसके बाद अगले गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जब ये भी शासन सत्ता के साथ टकराहट इनकी शुरू होती है तब गुरु गोविंद सिंह को ये महसूस होता है कि अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है, अपने समाज का अस्तित्व बचाना है, धर्म का अस्तित्व बचाना है, तो हमें राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार करना होगा, अन्यथा हमारा अस्तित्व बचेगा नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि हम जो एक गुरु हैं, अगर हमने अपनी शासन सत्ता कायम करने का कोशिश किया तो ये गलत संदेश जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब कोई भी गुरु नहीं होगा, अब यहीं से गुरु का पद समाप्त होता है। इन्होंने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर से कहा कि तुम अब राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करो। हम लोग इसी सिख धर्म के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें से कहां से पेपर से प्रश्न निकल के आता है, हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। सिखों का राजनीतिक इतिहास शुभारंभ कहां से हुआ? तो ये बंदा बहादुर से शुरू होता है। बंदा बहादुर ये सिखों का राजनीतिक नेता के रूप में कब उभरता है? तो ये 1708 ईस्वी में ये राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार करता है। और बंदा बहादुर कब तक राजनीतिक नेता बन के घूमता है? तो ये 1716 ईस्वी तक ये जो है सिखों का राजनीतिक नेता है। बंदा बहादुर से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि इस बंदा बहादुर का जो जन्म कहां पर हुआ था, या यूं कहें कि यह रहने वाला कहां का था, तो बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। जम्मू का रहने वाला बंदा बहादुर। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव। लेकिन यहां से पेपर में प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि यहां इसके कई नाम है। जैसे जब ये बैराग धारण करता है उससे पहले इसका नाम रखा जाता है माधवदास। माधवदास इसका नाम रख दिया गया। लेकिन जब ये बैराग धारण कर लिया तो इसे कहा गया माधवदास बैरागी। अब इसका नाम हो गया माधवदास बैरागी। ये गुरु गोविंद सिंह के पास आता है, गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु मानता है। गुरु गोविंद सिंह इससे काफी प्रभावित होते हैं। उन्होंने इसका एक नाम रख दिया गुरबख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या नाम रखा? गुरबख्श सिंह। ये कई बार पेपर में पूछा है कि जो इनका सिखों का राजनीतिक नेता था उनके गुरु ने उसका क्या नाम रखा था? तो ये बंदा बहादुर इनका सिखों का राजनीतिक नेता है और गुरु गोविंद सिंह ने उसका नाम रखा गुरबख्श सिंह। ये पूरी तरह से गुरु गोविंद सिंह के प्रति समर्पण की भाव दिखाता है और लोगों से कहता है कि मैं सिर्फ गुरु का बंदा हूं, मैं गुरु का बंदा हूं। इसलिए इसे बाद में कहा गया बंदा बहादुर। अब इसका नाम पड़ गया बंदा बहादुर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। अब बंदा बहादुर हो गया क्यों? क्योंकि इसने कहा कि हम केवल गुरु के बंदे हैं, हम गुरु के आदमी और किसी के भी नहीं है, हम गुरु का बंदा है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बंदा बहादुर। यहां से एक पेपर में और प्रश्न पूछता है कि इसकी
इसकी हत्या कैसे हुई? तो हुआ यूं कि 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के निकट युद्ध चल रहा था। गुरदासपुर पंजाब में है। गुरदासपुर के निकट युद्ध चल रहा था। इसे घेर लिया जाता है। किसे? बंदा बहादुर को घेर लिया जाता है। और 8 महीने के घेरे के बाद 8 महीने के घेरे के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। इसको पकड़ के दिल्ली ले जाते हैं। वहां पर केंद्रीय सत्ता कायम थी फर्रुखसियार के अधीन। फर्रुखसियार के समय में इसे जो है फर्रुखसियार के समय में इसे जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता। इस तरीके से जो सिख एक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में जो है उभर कर सामने आए थे, अब उनका जो है जो राजनीतिक नेता था उसकी भी हत्या हो गई। अब सिख बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के ही जो है पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पे आ गए। लेकिन इसने कुछ और भी काम किया जहां से पेपर बनने की संभावना बनती। जैसे पहला बंदा बहादुर व्यक्ति था जिसने सिखों का राज्य स्थापित किया। सिखों का राज्य स्थापित किया। और इसने क्या किया? जो पहले गुरु थे, कौन? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव और आखिरी के गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों व्यक्तियों के नाम का इसने सिक्का चलाया। यहां से सिक्का किसके किसके नाम पर चलाया? तो चलाने वाला कौन? बंदा बहादुर। किसके नाम का? तो पहले गुरु जो है गुरु नानक देव और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्के इसने चलाया। अब फर्रुखसियार के समय में इसे मृत्यु दंड दे दिया गया बंदा बहादुर को, और सिख जो है नेतृत्व विहीन हो गए। लेकिन सिख एक लड़ाकू कौम थी। सिख जो है उभर रहे थे धीरे धीरे। पुनः उन्होंने परिस्थितियां ऐसी बनी कि परिस्थितियों का इन्होंने उपयोग किया, और उपयोग करने के साथ इन्होंने क्या किया कि अपना जो है साम्राज्य का विस्तार किया। परिस्थितियां क्या बनी हम देखते हैं कि इनका उभरना कहां से शुरू हुआ, इनका पुनः फैलाव कहां से शुरू हुआ। तो हुआ यूं, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध, जैसा कि हम लोग जानते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। हुआ कैसे था? तो यहां से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इन्हें कैसे उभरने का मौका मिला, या जब हम पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे तो उसका विस्तार से हम लोग देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहां से सिखों का उभरने का या सिखों के साम्राज्य का विस्तार का अवसर कैसे मिला। जैसे मान लीजिए ये पानीपत का मैदान है, ये इधर है मुगल सत्ता, केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित थी मुगल सत्ता, लेकिन ये कमजोर हो चुकी थी। ये कमजोर थी। और इधर जो है मान लीजिए मराठे हैं। ये मराठे जो हैं ये भारतीय शक्ति के रूप में उभर चुके थे, अर्थात मराठे मजबूत हो चुके थे। और इधर से क्या है कि इधर ईरान अर्थात अफगानिस्तान क्षेत्र से एक आक्रमणकारी आते हैं। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये भारत की तरफ आक्रमण करते हैं, और ये पहुंचते हैं पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में जो है, अब शक्तिशाली कौन था? विरोध भाई उसी का होगा जो शक्तिशाली होता है, जो मजबूत होता है। तो मराठे जो है स्वयं को भारत की शक्ति के रूप में स्थापित कर चुके थे। अब मुगल सत्ता कमजोर थी। अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भीषण संघर्ष होता है। इस भीषण संघर्ष में मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं, और मराठे जब पराजित होते हैं एक सत्ता केंद्रीय सत्ता के रूप में अपने को स्वयं मजबूत करते। केंद्रीय सत्ता थे नहीं, लेकिन एक मजबूत स्थिति में बन चुके थे। अब यहां से इनकी पराजय होती है। जब मराठों की पराजय होती है तो मुगल सत्ता पहले से ही कमजोर थी। मुगल सत्ता जब कमजोर हुई तो कुछ समय के बाद ये अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाता है। तो भारत की एक ऐसी स्थिति बनती है कि यहां से मुगल सत्ता को उभरने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इनके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। मराठे पराजित हुए, इसलिए इन्हें जो है संभलने में कुछ समय लगा। उसका उपयोग किसने किया? सिखों ने किया। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न निकला है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें किस भारतीय शक्ति को ज्यादा लाभ मिला? लाभ किसे मिला? सिखों को। या यूं कहता है पेपर में कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें किस भारतीय शक्ति को अपना राज्य का विस्तार करने का अवसर मिला? तो सिखों को मिला। सिख समुदाय एक शक्ति के रूप में उभर आता था। इनकी जो कई मिसलें उत्पन्न हो गई। मिसल का मतलब होता है कि क्षेत्रीय सत्ता के रूप में
क्षेत्रीय सत्ता के रूप में उभरता शासन या शासन स्थापित करने का जो क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे स्तर पर स्थापित करने वाले लोग एक सत्ता के रूप में अगर स्थापित होते हैं तो उन्हें उसमें मिसल कहा जाता था। तो सिखों ने 12 मिसलों के रूप में अपने आप को उभरना शुरू कर दिया। मिसल कितनी थी इनकी? तो 12 मिसल थी। सिखों ने 12 मिसलों के रूप में, 12 मिसलों के नेतृत्व में, 12 लोगों के नेतृत्व में स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता स्थापित की। कितने मिसल हुए? 12 मिसल। इसमें से केवल 2 मिसल प्रमुख थे। एक थी भंगी मिसल, भंगी मिसल, और दूसरी थी सुकेर चकिया मिसल। सुकेर चकिया मिसल। इस सुकेर चकिया मिसल से काफी प्रश्न निकल के आते हैं, क्योंकि इस सुकेर चकिया मिसल का जो राजा बनता है एक योग्य व्यक्ति राजा बनता है। इससे यहां से काफी घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनसे पेपर में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। और भंगी मिसल से मात्र एक प्रश्न आता है कि उस समय की सबसे शक्तिशाली मिसल कौन थी? तो भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली मिसल थी। सुकेर चकिया मिसल, यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे इस सुकेर चकिया मिसल का एक राजा होते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महासिंह के घर में एक जन्म हुआ था बच्चे का। कब जन्म हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी को। सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह। उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा जाता है रणजीत सिंह। इसी रणजीत सिंह से हम लोग पढ़ेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। सुकेर चकिया मिसल जो थी उसके प्रमुख बनते हैं। कब बनते हैं? तो इनके पिता जो थे महासिंह, महासिंह की मृत्यु हो जाती है कब? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो रणजीत सिंह 1792 ईस्वी में सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। और ये रहते कब तक हैं? तो ये 1839 ईस्वी तक इस सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख रहते हैं। एक 12 वर्ष का छोटा सा बच्चा, 1780 में जन्म हुआ रणजीत सिंह का, 1792 में के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मात्र एक 12 वर्षीय बच्चा जो है सुकेर चकिया मिसल का प्रमुख होता है। लेकिन इसके ललाट पर एक चमक थी। समस्याएं ग्रसित हैं, छोटा सा बच्चा है, 1792 ईस्वी में मात्र 12 वर्षीय बच्चा, उसके सामने समस्याओं का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। कैसा समस्या कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि पंजाब में कई मिसलें पैदा हो चुकी थी, या पंजाब क्षेत्र पर जो है कई आक्रमणकारियों की भी निगाह बनी हुई थी। अफगानिस्तान क्षेत्र में भी कुछ ऐसी सत्ता उभर रही थी जिन्हें दबाना भी अनिवार्य था। और वहां पर क्यों दबाना अनिवार्य था? क्योंकि ज्यादातर आक्रमण अफगानिस्तान क्षेत्र से ही भारत पर हुए हैं। और इधर पंजाब जो है कई मिसलों में विभाजित था, सिख जो थे कई मिसलों में विभाजित था। इन्हें भी एक शासन सत्ता के नीचे लाना अनिवार्य था। इन सब परिस्थितियों से जूझता हुआ एक बच्चा सारी योजनाएं क्रियान्वित करने के चक्कर में पड़ा हुआ कि हमारा सत्ता विस्तार हो, हम एक बड़े साम्राज्य के राजा हो। इसी समय एक घटना घटती है रणजीत सिंह के पक्ष में। घटना क्या घटती है? 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा ना कि अफगानिस्तान में भी एक सत्ता उभर रही थी, कुछ ऐसे थे कि जो सिखों पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। तो 1797 ईस्वी में हुआ वही। अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान का शासक क्या नाम था? जमन शाह। जमन शाह ने सिख समुदाय अर्थात महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन एक योग्य बालक का योग्य व्यक्तित्व तो उस पर शासन सत्ता पर काबिज था। उसने क्या किया कि जो ये जमन शाह थे अफगानिस्तान के शासक, इनका काफी नुकसान किया। किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह। अरे एक भारतीय था, एक इसके खून में जो है एक छत्रत्व की भावना भरी हुई थी। उसने क्या किया कि जमन शाह का काफी नुकसान किया। और जमन शाह जब मैदान छोड़कर भागना शुरू करते हैं तो ये उनको छोड़ता नहीं, ये उनका पीछा करते हुए चला जाता है लाहौर तक। लाहौर तक इनको खदेड़ता है। और जमन शाह भागते, जान बचाने की भीख मांगते हुए भाग रहे थे। और ये भागते हुए ये चिनाब नदी को पार करते हैं। चिनाब नदी को जब ये पार करने की योजना बना रहे थे, पार कर रहे थे, तो जमन शाह की 12 तोपें इसी में गिर गई, नदी में गिर गई। अब ये तो भाई भाग गए,
अपना जान बचा के ये भाग गए कि भाई अब जान बचेगा तो बहुत सी तोपें हम बनवा लेंगे। लेकिन जब इनका पीछा करते हुए रणजीत सिंह चिनाब नदी पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि एक दुश्मन है। कौन? जमन शाह। उसकी 12 तोपें नदी में गिर गई हैं। ये कहते हैं कि जब वो भाग ही रहा है तो एक काम करो कि इसकी तोपें जो है निकलवा के इसके यहाँ भेजवा दो। ये अपने आदमियों से कहते हैं रणजीत सिंह की इसकी जो तोपें हैं निकलवाओ नदी से और इसको भिजवा दो। इन्होंने इसको भिजवा दिया, जिससे जमन शाह काफी प्रभावित हुआ। भाई दुश्मन तो है लेकिन दानेदार दुश्मन है, अच्छा दुश्मन है, इससे दोस्ती बना के रखने में ही फायदा है। जमन शाह इतना प्रभावित होते हैं कि जमन शाह ने रणजीत सिंह से कहा कि आप एक काम करिए, लाहौर तक अपनी शासन सत्ता फैला लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई डर भी था, अभी पीछे भगे थे, लेकिन इनकी शासन सत्ता लाहौर तक काबिज थी। तो इन्होंने रणजीत सिंह से कहा कि आप अपनी शासन सत्ता लाहौर तक फैला लीजिए, हम आपका कोई भी विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार से रणजीत सिंह को एक अवसर मिलता है अपने साम्राज्य विस्तार का। ये लाहौर तक अपनी शासन सत्ता कायम करते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि जब रणजीत सिंह सिखों के राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार कर चुके थे तो उस समय इनकी राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? अब सिखों की 2 राजधानियां हो गई। एक राजनीतिक राजधानी, वो कहाँ? लाहौर, और दूसरी धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी ये कहाँ थी? ये अमृतसर। हम इसको धार्मिक राजधानी क्यों कहेंगे, राजनीतिक राजधानी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम लोगों ने पीछे जब देखा था इसी अमृतसर के वहां पर जमीन पर जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। पहले अमृतसर जो था यहीं पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ और सिख धर्म जो था यहीं से प्रफुल्लित और विकसित हुआ। इसलिए सिखों की धार्मिक राजधानी के रूप में उभरा अमृतसर। लाहौर राजनीतिक राजधानी। अब सिखों की 2 राजधानियां हो गई। हम लोगों ने देखा कि ये बाह्य शक्तियां जो थी, बाहर की परिस्थितियां कैसी थी जब सिखों की राजनीतिक स्थापना हो चुकी थी। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत के अंदर थी वो स्थिति कैसी थी। भारत के अंदर अर्थात अंग्रेज क्या कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय शक्तिशाली हो चुके थे। अंग्रेज इनका जो है लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर शासन सत्ता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन बचा क्या था? ये पंजाब वाला एरिया बचा था। अब इनकी निगाह पड़ती है पंजाब कर, भाई पंजाब भी हमारे अधीनस्थ होना चाहिए, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सीधे सीधे आक्रमण कर दे पंजाब के ऊपर। क्यों? क्योंकि पंजाब के ऊपर अगर आक्रमण करते तो यहाँ एक योग्य सम्राट, कौन? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह शासन सत्ता स्थापित करके बैठे हुए हैं। ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके हैं। अंग्रेजों ने एक नीति चली कि अगर हम इनसे टकराहट करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हमको पराजित कर देंगे या युद्ध होगा तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसा किया जाए कि इनसे बना के ही रखा जाए जब तक हमें ये ना लगना शुरू हो जाए कि हम मजबूत हो गए। अंग्रेज बहुत चतुर आदमी थे, वो परिस्थिति को पहले समझते थे। अगर परिस्थिति अपने अनुकूल है तो सीधे आक्रमण कर दो, अन्यथा जो है आप समझौते की नीति अपनाओ। और महाराजा रणजीत सिंह भी ये सोचते थे कि अंग्रेज भाई संपूर्ण क्षेत्र पर लगभग कब्जा कर चुके हैं और इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि एक मजबूत जो शासन सत्ता इनके यहाँ चल रही है। तो रणजीत सिंह भी इनसे टकराना नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध होगा तो पता नहीं किसका पलड़ा भारी होगा। इस प्रकार से अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक संधि होती है। कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि होती है। किसके किसके बीच होती है? तो अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ और इधर से महाराजा रणजीत सिंह स्वयं संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। अब अमृतसर की संधि जो हुई थी, भाई दोनों आदमियों को डर था। इधर अंग्रेजों को भी अपने अंदर ही डर लग रहा था, इधर महाराजा रणजीत सिंह को भी डर लग रहा था कि हम अंग्रेजों से युद्ध नहीं करेंगे। एक समझौते पूर्ण स्थिति बनने के बाद जो है संधि हुई, अमृतसर की संधि। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह ने संधि किया। इसमें संधि में फैसला क्या हुआ कि जो ये सतलज नदी है, सतलज नदी दोनों राज्य की सीमा मान ली जाएगी। अर्थात सतलज नदी की एक तरफ आप रहिए और सतलज नदी की एक तरफ हम रहेंगे। इस तरीके से एक संधि हुई जो समझौता पूर्ण संधि थी। लेकिन जब 1839 ईस्वी में
महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो परिस्थितियां बदल गई। अब अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि हम जो है इन्हें पराजित कर सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि संधि का उल्लंघन शुरू कर दिया। संधि का उल्लंघन, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर जितने भी इनके उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं थे। योग्य ना होने के कारण इनका पतन होना शुरू हो गया। जब एक छोटा सा बच्चा, मात्र 12 वर्षीय बच्चा शासन सत्ता पर काबिज होता है तो अंग्रेज और इनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। एक अल्पवयस्क छोटा सा बच्चा जो है दिलीप सिंह राजा बनते हैं। दिलीप सिंह, अब दिलीप सिंह शासन सत्ता पर स्थापित हो चुके हैं, एक छोटा सा बच्चा, इसलिए इनकी एक संरक्षिका भी नियुक्त होती है, महारानी जिंदन। महारानी जिंदन इनकी संरक्षिका है। लेकिन अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि अब वो खूबी नहीं रह गई, महाराजा रणजीत सिंह वाला जमाना नहीं रह गया, एक छोटा सा बच्चा है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और परिस्थितियां भी बदली। वहां पर भी अंग्रेजों का भी जो नेतृत्व करता था बदल चुका था। अंग्रेजों का जो वायसराय था वो भी बदल चुका था। कौन आ गए थे? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है अंग्रेजों के प्रमुख हो चुके थे। आप लोगों को याद है कि डलहौजी की एक नीति थी, एक योजना थी। कौन से? हड़प नीति। हड़प नीति या व्यपगत नीति, ये इनकी बहुत चर्चित नीति थी। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो छोटा सा बच्चा है दिलीप सिंह, इसके ऊपर भी हड़प नीति लगाई जा सकती है। इन्होंने भी इस डलहौजी ने क्या किया कि इस सिखों का जो साम्राज्य स्थापित था उस पर भी अपनी योजना चलाना शुरू करते हैं, जिससे टकराहट होने के पूरे चांस बन गए कि अब युद्ध असंभावी हो गया। किसके किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, आंग्ल और सिखों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। क्यों? क्योंकि डलहौजी जो है इनका साम्राज्य हड़पना चाहते थे, महारानी जिंदन इसका विरोध कर रही थी। अब अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध जो है एकदम प्रबल हो गया कि अब युद्ध होके ही रहेगा। अब अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध होता है। युद्ध से काफी प्रश्न नहीं निकल के आते हैं, केवल इनसे संधि से बारे में प्रश्न पूछता है। युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये होता है 1845 ईस्वी में शुरू होता है और ये चलता कब तक है? 1846 ईस्वी तक ये चलता है। अंग्रेजों और सिखों के बीच में कई युद्ध लड़े गए, लेकिन जितने भी युद्ध लड़े गए उसमें अंग्रेज ही मजबूत थे। अंततः इनके बीच समझौता होता है। कब होता है? अर्थात संधि होती है। कब होती है? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। 9 मार्च 1846 ईस्वी को पहली संधि होती है। कहां पर होती है? लाहौर में, इसलिए इसे कहा जाता है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि एक पहली संधि हो गई, लेकिन इस संधि में अंग्रेजों और सिखों के बीच पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। स्थितियां ऐसी बनी कि पुनः ही एक संधि करना पड़ा अंग्रेजों और सिखों के बीच। कब? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को दूसरी संधि होती है अंग्रेजों और सिखों के बीच। किस स्थान पे होती है? भैरोवाल के स्थान पर, इसलिए इसे कहते हैं भैरोवाल की संधि। ये भैरोवाल की संधि है। ये संधि कुछ हद तक जो है सफल रही। इसमें जो कुछ शर्तें ऐसी बनी कि जो अंग्रेजों को भी मान थी और सिखों को भी मान थी। सिखों को क्या मान थी? सिखों की भाई मजबूरी थी। वो यहाँ पर जो है जो युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें भी मजबूती से नहीं लड़ पाए और अंग्रेज भी जो है परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने लोगों ने भी समझौता किया। इस प्रकार से पहला आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ 2 संधियों के माध्यम से। पहला युद्ध तो समाप्त हो गया संधियों के माध्यम से, लेकिन अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि ये जो सिख
सिख हैं इन्हें कभी भी दबाया जा सकता है। इसलिए इन लोगों ने जो महारानी जिंदल थी, जो शर्तों के आधार पर उन्हें पेंशन देने की बात हुई थी कि हम आपको इतना पेंशन दे देंगे, आप हमारे अधीनस्थ जो है हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो उन परिस्थितियों में सिखों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेज जो है महारानी जिंदल, या हम यूं कहें कि जो सिखों का शासन सत्ता चलाने वाले थे, उनसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए। इस तरीके से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की नींव पड़ती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? ये होता है 1848 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ये कब चलता है, कब तक? 1849 ईस्वी में। अब युद्ध का शुभारंभ हो गया, अंग्रेज और सिख सेना आपस में भिड़ गई। इसमें सिखों की बुरी तरह से पराजय हुई। ये इनकी जो राजनीतिक सत्ता स्थापित थी वो समाप्त हो गई। सिखों ने इसमें पराजय स्वीकार कर लिया। अब अंग्रेज क्या किए कि ये जो पंजाब अर्थात सिखों का एरिया था, सिखों को साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, सिखों के साम्राज्य को अंग्रेजी राज मिला लिया। और क्या हुआ कि जो महाराजा दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह, इन्हें इंग्लैंड भेज देते हैं। अंग्रेज इनको इंग्लैंड भेजते, भैया जाइए यहां से, हम आपको क्या करते हैं कि आपको हम 5 लाख रुपया पेंशन दे देंगे, आप हमसे 5 लाख रुपया पकड़िए, इंग्लैंड जाइए, करिएगा वहां क्या, आप वहां जाके पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई करके आप अच्छा आदमी बनिएगा। महाराजा दिलीप सिंह ने देखा कि परिस्थिति बिल्कुल ही लुढ़क चुकी है, अब हमारी भलाई किसमें है कि हम 5 लाख रुपया पकड़े और सीधे हम निकले इंग्लैंड के लिए। महाराजा दिलीप सिंह इंग्लैंड चले जाते हैं। कहा दिया जाता है कि महाराजा दिलीप सिंह जब वहां पर पहुंचे तो इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जब दिलीप सिंह पढ़ाई करके जो वापिस आते हैं तो इन्होंने पुनः अपना जो है धर्म स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से पूरी तरह से जो सिख राज्य स्थापित था उनको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, अर्थात यहाँ पर अंग्रेजों की शासन सत्ता कायम हो गई। पंजाब क्षेत्र में भी एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।